देखो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12 फिजिक्स की जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स उसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्लेलिस्ट में है, आप लोग चेक कर लेना। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, फिर उसके ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है, JEE की PYQ है, वो सब सॉल्व किया, ठीक है। टॉपिक वाइज किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना उसे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब टॉपिक है इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि एक सपोज चार्ज है, ओके। इससे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे कितना पोटेंशियल मिलेंगे वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, KQ डिवाइडेड बाय R, ओके। सो बेसिकली आज की लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 मार्क्स के लिए पूछे भी जाते हैं। और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो समझोगे दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे बेसिक से। सो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे JEE बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल कितना मिला, इतना सा मिला। सो बेसिकली ये डिराइवेशन है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, अगर एक से ज़्यादा चार्ज होंगे तो पोटेंशियल कितना होंगे वो सब फाइंड करना है, ठीक है। और उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। बेसिकली हम लोग हर एक टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद बोर्ड एंड JEE की PYQ सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो एक डायपोल है, डायपोल मतलब क्या था कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज कॉल्ड ए डायपोल, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ट्वाइस है। तो इस केस में डायपोल मोमेंट भी हमें मिला था, दैट इज चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, दैट इज ट्वाइस है, ठीक है। डायपोल मोमेंट को हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं P लेटर से, कैपिटल P। सो ये जो डायपोल है, डायपोल को अगर इस तरह से एक्सटेंड करेंगे एक लाइन, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होंगे वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर अगर ये लाइन खींचा, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटर, ओके। अगर एक इक्वेटर पे पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होंगे पोटेंशियल वो हमें चाहिए। फिर एनी पॉइंट मतलब क्या है, एनी पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ पे लिया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 डिराइवेशन है। तो इक्वेटोरियल के केस के लिए 0 है पोटेंशियल, वहाँ पे कुछ डिराइवेशन है ही नहीं, सोचो, ओके। तो फिर नेक्स्ट है dV इज इक्वल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। dV मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिकली पोटेंशियल, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रिलेशन आया कहाँ से उसको भी हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते ही ये क्वेश्चन पूछते ही इस जो ये है मतलब फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसमें जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सब देखेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो सब देखेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, सपोज एक Q1 अनदर इज Q2 चार्ज सेपरेटेड बाय R, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होंगे, दैट इज सिंबलाइज्ड एज U, ओके, या तो P लिख सकते हो। सो P इज इक्वल टू U पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ओके। यहाँ पे K का मीनिंग क्या है, K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁹, ठीक है। यूनिट लिख सकते हो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ओके। सो ये है K की वैल्यू। तो ये सब देखेंगे, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वर्क डन ऑन ए डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक डायपोल रखा, यहाँ पे पॉजिटिव Q, यहाँ पे नेगेटिव Q, ओके। सो ये डायपोल क्या करेंगे, अभी घूमेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे। रोटेट करना मतलब इसके ऊपर टॉर्क लगेंगे। अगर उस टॉर्क की अगेंस्ट द फोर्स लगोगे तो आप क्या करोगे, वर्क डन करोगे। ये सब देखेंगे कैसे, क्यों, एकदम डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। सो कितना वर्क डन होंगे वो निकलना है, डिराइव करना है बेसिकली। सो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पे जो वर्क डन मिलेंगे हमें, उसी वर्क डन को कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वर्क डन निकलने भी दे सकते हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम, ओके। तो एनर्जी मीन्स वर्क डन। फिर है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के काम क्या है, कैपेसिटर किस तरह से मतलब हमें मदद करते हैं डेली लाइफ में, तो वो सब भी देखेंगे। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ओके, सो वी आवर स्टोमक इज स्टोरिंग आवर फूड, है ना। फूड स्टोर करना यानी आप बोल सकते हो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं आवर स्टोमक इज स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड,
जस्ट लाइक दैट जो कैपेसिटर होंगे, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर के अंदर क्या रहेंगे, चार्ज रहेंगे, तो बेसिकली कैपेसिटर इज स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। वो सब देखेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के जो फॉर्मूला होंगे उसको देखेंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कि अगर सीरीज में कंबाइन किया तो कितना होंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे उसे देखेंगे। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह के फॉर्मूला होंगे, वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन होंगे, पूछा गया था बोर्ड एग्जाम की POQ, JW की POQ, वो सब सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर 3 टाइप का होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हमें दो, मतलब जो स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसे हम लोग देखेंगे, वहाँ पे जो फॉर्मूला होंगे वो सब डिराइव करेंगे। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यानी अगर एक कैपेसिटर है वो क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर करेंगे। तो कितना एनर्जी स्टोर करेंगे उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, POQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये था बेसिक आइडिया, मेन आइडिया। और यहाँ पे जो ये सब चीज़ें हैं हम लोग सब कुछ अच्छे से देखेंगे डिटेल्स में और डिराइव करेंगे। कुछ ऐसा है ही नहीं जो रट्टा मारने वाली चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग बिना रट्टा मारे भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट को अगर एक बार अच्छे से फोकस कर लिया आपने, है ना, तब आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, है ना। और जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पूछे, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग अच्छे से देखना कॉन्सेप्ट को, मैं एकदम डिटेल्स में अच्छे से बेसिक से समझा दूंगा, ठीक है। और हम लोग एक जो सिस्टमेटिकली बनने से अच्छा होता है ना, तो बेस्ट स्ट्रेटेजीज व्हेन यू स्टडी सिस्टमेटिकली, तो हम लोग वही कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली यहाँ पे समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हो आप, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्सेप्ट है इसको आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो सपोज एक पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट का नाम है A, ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है B। अभी देखो अगर मैं एक चार्ज Q0, लेट्स से चार्ज के नाम है Q0 और ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहेंगे, ठीक है, टेस्ट चार्ज कहेंगे। इसका खासियत क्या है कि एक्चुअली क्या है, अगर एक चार्ज होंगे लेट्स से पॉजिटिव Q, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे चारों तरफ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। तो बेसिकली चार्ज होंगे तो अराउंड द चार्ज हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे अराउंड दिस चार्ज, ओके, इस पॉइंट पे हमें मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फॉर्मूला क्या है, KQ/r², ये हमें मिला था पहला चैप्टर में, ओके। चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो बेसिकली एक चार्ज होंगे तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। अभी यहाँ पे देखो ये जो चार्ज है ये है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये चार्ज बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, ओके, वेरी स्मॉल चार्ज लेंगे, ओके। तो वेरी स्मॉल चार्ज होंगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे। यानी आप बोलोगे इस चार्ज से अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज यहाँ पे कहीं पे मिला, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, यानी आप बोलोगे नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो टेस्ट चार्ज क्या होंगे, वेरी स्मॉल होंगे और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे हमें दैट इज नेग्लिजिबल, ओके, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ठीक है। तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ पे और चार्जेस मिलेंगे। लेट्स सी यहाँ पे एक चार्ज मिला, तो अगर इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो उस केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इतना छोटा चार्ज लेंगे जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे हमें, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होंगे। तो बेसिकली हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है ही नहीं तो उस केस में ये कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे अदर चार्जेस पे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे नेग्लिजिबल यानी छोटा चार्ज लिया ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या नेग्लिजिबल हो, ठीक है। अभी देखो ये जो चार्ज है पॉजिटिव Q0,
इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो उस केस में क्या होंगे, क्या मैं कुछ वर्क डन करूँगा? वर्क डन कब करते हैं हम लोग? सपोज एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को आपने यहाँ से उठा के मतलब मूव किया, ठीक है, सो मूव करने पर कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट 2 कह दिया सपोज, तो इस डिस्प्लेसमेंट को x भी कह सकते हो, x की वैल्यू 2 कह दिया, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए, मूव करने के लिए कुछ फोर्स लगे, लेट्स से 50 न्यूटन फोर्स लगे, ठीक है। सो इस केस में अगर पूछे आपको कि वर्क डन करोगे, आप क्या बोलोगे? यस ऑब्वियसली। तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली फोर्स वर्क डन की फॉर्मूला है F डॉट एक्स, ओके, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो वर्क डन की है फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यू कैन राइट एफ एक्स कॉस थीटा। अभी थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका डॉट प्रोडक्ट लिया, एफ एंड एक्स के बीच में जो एंगल होंगे दैट इज थीटा, ओके। सो थीटा की कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी? उसके लिए देखो यहाँ पे जो फोर्स लगे इस डायरेक्शन में लगे, है ना, फोर्स की डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है। तो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, ओके, इस तरह से याद रखना। अभी 90 है, दो वेक्टर्स ए एंड बी मान लेते हैं, तो अभी कितना हुआ 45 लेट्स से, अभी 30, अभी 20, 10 है ना, तो अभी कितना हो गया 0 हो गया। तो वेक्टर्स की डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया। जब भी सेम डायरेक्शन होंगे तब दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे 0 डिग्री। अभी 90 है, इंक्रीज हो रहे हो 120, 130, 150 ऐसा है ना, तो अभी 180 हो गया। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होने से दोनों के बीच में एंगल इज 0 डिग्री, ऑपोजिट होने से 180 डिग्री, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितना होंगे 0, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे x यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों सेम है एक दूसरे से। सो बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे 0 डिग्री, ठीक है। सो f एंड x के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। अभी cos 0 का वैल्यू कितना है 1, सो हम लिख सकते हैं यहाँ से fx, तो f का वैल्यू कितना लिखेंगे 50 इंटू एक्स का वैल्यू 2 लिखेंगे, 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर कितना आएंगे 100 जूल आएंगे वर्क डन की वैल्यू, ओके। सो इस केस में 100 जूल है वर्क डन की वैल्यू। तो वर्क डन हमें कब मिलेंगे? जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे और साथ में फोर्स लगाएंगे। इस केस में देखो, जब हमने बी से ए तक लेके आया इस चार्ज को, क्या हमें कुछ यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा? क्वेश्चन वही है ना। आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि वर्क डन की फॉर्मूला है एफ एक्स, तो एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, कितना x किया, ठीक है। सो फोर्स लगाया क्या? आंसर जो यहाँ पे अगर पूछे कि डिस्प्लेसमेंट इतना सा करने के लिए क्या फोर्स लगाया, तो क्या बोलोगे? आंसर इज यहाँ पे हम लोगों ने नेग्लिजिबल फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना ही फोर्स लगाओगे, नेग्लिजिबल फोर्स। तो बेसिकली फोर्स नेग्लिजिबल हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क क्या होंगे, वर्क भी नेग्लिजिबल होंगे, ओके। सो अगर इस केस में पूछे कि बी से ए तक इस चार्ज को लेके आने के लिए, छोटा सा पॉइंट टेस्ट चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन कुछ किया के, अगर ऐसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? नेग्लिजिबल वर्क डन किया, यानी आप बोलोगे 0 वर्क डन किया, नहीं किया वर्क डन, ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी अगर नेक्स्ट स्टेप में लेट्स कंसीडर ये जो पॉइंट है यहाँ पे है ए पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट है एज इट इज है जैसा यहाँ पे था, ओके। इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज रखा, इस चार्ज की वैल्यू है प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है, ये चार्ज से मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस चार्ज से कितना डिस्टेंस दूरी पे है? लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे है, ऐसे हमने कंसीडर किया। अभी हमें क्या करना है, इस चार्ज को क्यू नॉट को बी से लेके आना है, कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में वर्क डन हमने नहीं किया, आंसर क्यों नहीं किया? आंसर इज इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना नहीं पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये जो चार्ज है दैट इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, ओके। तो ऐसे ही कर दो, वो चार्ज दौड़ के आएंगे, है ना। तो बेसिकली हमें फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या हमें फोर्स लगाना होगा? क्या इसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए? हाँ, क्या बोलोगे आंसर? आंसर इज यस, इस बार हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कॉन्स्टेंटली इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, दोनों के बीच में सेपरेशन इज लेट्स से x। तो इस केस में ये इसको फोर्स लगाएंगे ना, रिपेल करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी, तो ये इसको रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे। कितना फोर्स से? F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इस फोर्स से, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस r लोगे तो यहाँ पे r स्क्वायर लिखोगे, x लोगे तो x स्क्वायर, इजी। तो बेसिकली दो चार्जेस है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेंगे,
क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो चार्ज है ये चार्ज इसको रिपेल करेंगे इस तरह से, ये भी इसको रिपेल करते रहेंगे, लेकिन ये हैवी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, सो ये इसको इस तरह से पुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये इसको इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करते रहेंगे। ठीक है, अभी देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इसने इस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x लिया तो इस केस में x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और इस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया। क्लियर है? तो इस केस में ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करते रहेंगे, यानी फोर्स लगाते रहेंगे, कितना फोर्स, इतना सा फोर्स। अभी आपको लाना है यहाँ से यहाँ तक, यानी इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक फोर्स है, सो इस फोर्स की अगेंस्ट आपको लाना होगा इस चार्ज को इस पर। ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था इस डायरेक्शन में, सो बिकॉज ऑफ दैट आपने सीधा इसको ऐसे कर दिया, मतलब आगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फोर्स लगाना नहीं पड़ा जब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आया था, लेकिन इस बार जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे फोर्स लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे पुश कर रहा है। सो इस फोर्स की अगेंस्ट आपको इस चार्ज को लाने के लिए आपको भी एक फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो इस बार आपने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक फोर्स लगाया, और ये जो फोर्स लगाया और साथ में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। ठीक है, सो फोर्स है और साथ में डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें क्या मिलेंगे, वर्क डन मिलेंगे, क्योंकि वर्क की फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क की फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे इस बार आपको फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स है व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स किसने लगा, इस चार्ज ने लगा, किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको लाना है, बिकॉज ऑफ दैट आपने फोर्स लगाया और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो हमें क्या मिला, वर्क डन मिला। ठीक है, सो इस बार इस केस में हमें इस चार्ज को B से A तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वर्क डन को हम लिख देते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A लिख देते हैं। तो B से A तक लाने के लिए वर्क डन करना होगा, दैट इज WB टू A लिख दिया। ओके, इजी है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, मतलब ठीक है, सिंपल एक बात ऐसे समझो कि इस चार्ज को हमने यहाँ से जो यहाँ तक लाया, किसके अगेंस्ट लाया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाया। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ से यहाँ तक जब लाओगे तो वर्क डन करोगे, कितना वर्क डन करोगे, इतना सा वर्क डन करोगे। ठीक है, ये जो वर्क डन किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए फोर्स लगाया आपने। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि आपने इस फोर्स के अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें वर्क डन मिला। ठीक है, तो इतना ही याद रखो, हो गया। एक पॉइंट है वर्क डन मिला, अनदर इज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाना पड़ रहा है इसको। ठीक है, ये दो ही पॉइंट है। अभी यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, जो समझा वही लिखेंगे हम लोग, तो आप लोग अच्छे से देखना। ओके, ज़्यादा कुछ एकदम मतलब क्रिटिकल चीज़ें है नहीं यहाँ पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस की हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, या तो डायरेक्टली इक्वल लिख दो। ठीक है, आप लोग लिखना इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन, कब, इन ब्रिंगिंग और मूविंग भी लिख सकते हो। ब्रिंगिंग ए किसको लाया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, जो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है। ठीक है, सो वही मैंने कहा था, इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे है ना, तब क्या होंगे, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इफेक्ट करेंगे इस चार्ज को। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होने से वहाँ पे फोर्स लगेंगे, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था, पहला चैप्टर में देखा था। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ये भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल करना होगा। कैसे नेग्लिजिबल किया, इस चार्ज को बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल चार्ज लिया, बिकॉज ऑफ दैट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, या तो लिखोगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लिखोगे। ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लिख दिया। तो अभी देखो किसके अगेंस्ट लाया,
आपने जो लाया बी से ए तक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इस चार्ज को लेके आया, किसके अगेंस्ट लेके आया? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगेंस्ट लाया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दो। इजी है। तो यह है डेफिनेशन, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा वही से हमने डेफिनेशन को लिखा। ठीक है, एकदम इजी। अभी देखो, इस केस में अगर हमें ये लिखना है, लेट्स कंसीडर, ये तो डायग्राम गंदा हो गया ना, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इससे आर डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट का नाम है लेट्स से ए पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट का नाम यह है बी पॉइंट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट से क्यू नॉट चार्ज को यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, बी से ए तक लेके आएंगे। तो इस केस में हम लोग वर्क डन करेंगे। सो वर्क डन कितना करेंगे उसको हम लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, इस तरह से लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो क्यू नॉट को हमने बी से ए तक लाया, तो वर्क डन किया कितना, डब्ल्यू बी टू ए लिख दिया। इजी है। तो इस केस में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इनिशियल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे था पहले, तो यहाँ से लेके आया, तो ये इनिशियल पॉइंट यहाँ तक लेके आया ना, सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ओके, सो इनिशियल पॉइंट में जो पोटेंशियल होंगे उसको हमने कह दिया फी बी। इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको हमने कहा फी बी, और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको कहा फी ए। सो बेसिकली इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है फी बी, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है फी ए। सो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स। जो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट। ओके, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट लिखेंगे। ओके, सो डिफरेंस हम लोग कैसे लेते हैं, जहाँ पे मतलब फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइनल पॉइंट पे कितना है उससे माइनस करेंगे, इनिशियल पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल उसको माइनस करेंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट मतलब ए पॉइंट, तो इसमें पोटेंशियल कितना है फी ए है। ठीक है, तो फी ए लिख दिया, माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब बी पॉइंट, इसमें पोटेंशियल कितना है फी बी है, तो यहाँ पे फी बी लिख दिया। इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मिल गया। इज इक्वल टू हमें क्या मिलेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिखेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन कितना मिला, डब्ल्यू बी है। ठीक है, तो इतना सा है वर्क डन, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े दैट इज दिस मच वर्क डन, यहाँ पे हमने लिख दिया। किसको लिया, इस क्यू नॉट चार्ज को लिया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्यू नॉट लिख देंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन। ओके, सो डेफिनेशन से ये फॉर्मूला भी हमें समझ में आ गया, इजी है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हम लोग के जो टास्क है आज की वीडियो में, दैट टास्क इज जो चार्ज है, लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल। इस पॉइंट का नाम है सपोज ए पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे इसको भी ए कह सकते हैं। सो भी ए की वैल्यू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसका वैल्यू कितना होंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होंगे। सो हमारी टारगेट है इस फॉर्मूला को डिराइव करना। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे सिंगल पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, दो पोटेंशियल मिला। सो उस फॉर्मूला तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक पोटेंशियल को हटाना होगा, गायब करना होगा। ठीक है, सो कैसे गायब करेंगे यहाँ से एक पोटेंशियल को, उसके लिए एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट बी पॉइंट अभी यहाँ पे है, इसको हम लोग बहुत दूर लेके जाएंगे, मतलब इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, कहाँ पे करें डायग्राम, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सो ये जो पॉइंट है चार्ज है, मतलब ये जो चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे है, फिर यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है बी पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने बहुत दूर लेके गया, मतलब इन्फिनिटी तक लेके गए, ऐसे आप समझो। ठीक है, सो इस पॉइंट को हमने कहाँ तक लेके गया, बी पॉइंट को इन्फिनिटी तक लेके गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बी पॉइंट है, इसको हमने बहुत दूर इन्फिनिटी तक लेके गया। अभी देखो इस केस में यहाँ पे हमने क्या किया था, चार्ज को बी से ए तक लाया, तो वर्क डन इतना करा है ना। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में ये जो चार्ज क्यू नॉट है इसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे। ठीक है, इस चार्ज क्यू नॉट को हम लोग इन्फिनिटी से लेके आएंगे, कहाँ तक, ए पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है, अभी क्या होंगे, हमें वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। जो वर्क करेंगे दैट वर्क इज इन्फिनिटी टू ए लिख दिया। क्लियर है, सो W इन्फिनिटी टू ए मतलब
वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, वर्क डन क्यों करना पड़ेंगे? बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करते रहेंगे, उसको पुश करते रहेंगे। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे, बेसिकली इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे, इस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका वैल्यू हमें मालूम है KQ1/Q2 के लिख देते हैं अभी। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट से हमने कंसीडर किया x। ओके, तो इसको हमने डिस्टेंस कंसीडर किया x। तो इस केस में ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू कितना होंगे? Q0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिखोगे। क्लियर है, इजी है। सो इस बार हमने वर्क डन क्यों किया? क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज को हम लोग इस डायरेक्शन में लाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होगा इसकी अगेंस्ट। ओके, सो इस डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ना, सो डिस्प्लेसमेंट है साथ में फोर्स है, तो हमें वर्क डन मिलेंगे कितना W इन्फिनिटी टू A मिलेंगे। ठीक है, इतना तक लिख दिया। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट स्टेप में एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे, इस पोटेंशियल को हमने सपोज V इन्फिनिटी कह दिया। ओके, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसको हमने VA कह दिया। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पे लिखा ना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं VA। तो ये पॉइंट इनिशियल होंगे और इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक लेके आए, सो इट इज ए फाइनल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके आए, तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, सो यहाँ पे VA लिखा, माइनस करेंगे इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है उसे माइनस करेंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे V इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, सो वर्क डन कितना किया? इन्फिनिटी टू A लेके आने के लिए, सो इसको हमने वर्क डन कह दिया। ठीक है, सो यहाँ पे इन्फिनिटी टू A लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने B टू A लिखा था, इस बार इन्फिनिटी टू A लिखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आया। ठीक है, इजी है। डिवाइडेड बाय किसको लेके आया? Q0 को, तो यहाँ पे नीचे Q0 लिखेंगे। इजी। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? ये जो V इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पे एक पॉइंट, उसमें जो पोटेंशियल होंगे उसको हम कहेंगे जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कंसीडर करेंगे हम लोग। सो इसका मतलब ये जो V इन्फिनिटी, ये वैल्यू कितना हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय Q0। तो W इन्फिनिटी टू A क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। ओके, सो ये हमें मिला। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमें क्या मिला था? हमें मिला था पोटेंशियल डिफरेंस इतना सा, मतलब यहाँ पे दो पोटेंशियल था। यहाँ से हम लोगों ने एक पोटेंशियल को गायब किया, कैसे रिमूव किया? यहाँ से इस पोटेंशियल को, इस पॉइंट को हमने बहुत दूर इन्फिनिटी पे लेके गया। ठीक है, और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होंगे दैट इज जीरो। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से एक गायब हो गया, यानी हमें एक ही पोटेंशियल मिला। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट A। ठीक है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे? इतना सा होंगे। ठीक है, लेकिन हमें हमारी टारगेट क्या है? ये है ना, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए इस वर्क डन की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वर्क डन है इन्फिनिटी टू A, इसका वैल्यू चाहिए हमें। अगर वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे बिठाएंगे, फिर हमें क्या मिलेंगे? कैलकुलेट करने के बाद ये मिलेंगे। ठीक है, और हमारी टारगेट है इस फॉर्मूला को डिराइव करना। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अभी वर्क डन के जो फॉर्मूला होंगे, जो वैल्यू होंगे, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क डन के जो वैल्यू होंगे दैट विल बी कितना? Q0 डिवाइडेड बाय R होंगे। ठीक है, इतना सा वैल्यू होना चाहिए वर्क डन के। अभी हम लोग उसे डिराइव करेंगे कि इतना सा वैल्यू आते है कि नहीं। क्लियर है? टारगेट हमें समझ में है क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये तो गंदा हो गया, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में इजी लगा टफ लगा, है ना? देखो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है टारगेट क्या था, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, सो हमारी जो टारगेट है एक चार्ज है, इससे एक पॉइंट लिए यहाँ पे A पॉइंट R डिस्टेंस दूरी पे, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए। कितना पोटेंशियल मिलना चाहिए? KQ/R मिलना चाहिए। इसको हमें डिराइव करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वर्क डन की फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास है VA की वैल्यू दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए, वर्क डन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे लिख के रखते हैं वर्क डन इन्फिनिटी टू A, इसका वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे बिठाएंगे तो हमें ये मिल जाएंगे, है ना? और वर्क डन की वैल्यू कितना आना चाहिए? इतना सा आना चाहिए। आते कि नहीं देखेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है ना सिचुएशन?
ओके अभी आसान होंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली जो डायग्राम था, डायग्राम क्या था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे r डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेंगे, इस पॉइंट का नाम है a पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल इसको हमने कह दिया फी a पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हमने इन्फिनिटी कहा, इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को लेके आएंगे और यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे फी इन्फिनिटी होंगे एंड फी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन को हमने क्या लिखा, w इन्फिनिटी टू a लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है सिचुएशन। अभी ध्यान से देखो, ये जो चार्ज यहाँ पे हमने रखा, यहाँ से लाया ना चार्ज क्यू नॉट को, इस चार्ज को हमने पहले यहाँ पे रखा और ये पॉजिटिव चार्ज है। सो इस चार्ज को जब यहाँ से यहाँ तक इस तरह इस डायरेक्शन में लाएंगे तो क्या होंगे, तो उस केस में आप यहाँ पे कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने लेट्स से x कह दिया, ठीक है, इस डिस्टेंस को x कह दिया। जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आया सपोज, ओके, यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो उस केस में जो x है दिस x विल चेंज, ओके, यानी x डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो x पहले यहाँ तक था, जब चार्ज q नॉट को यहाँ तक लेके आया तो उस केस में x की वैल्यू कितना होंगे, x की वैल्यू इतना सा होंगे, ठीक है। x क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज x, ओके। जब चार्ज को q नॉट को यहाँ से यहाँ तक लाओगे तब क्या होंगे, तब x भी डिक्रीज होंगे, ठीक है, x अभी इतना सा हो गया, क्लियर है, इजी है। तो इस केस में x क्या हो रहा है, x डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज होना मतलब आप क्या बोलोगे, चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब x इज डिक्रीजिंग, क्लियर है यहाँ तक। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, x इज डिक्रीजिंग, ओके, x डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होना मतलब हम कहेंगे कि चेंज हो रहा है, ओके। सो चेंज होने का मीनिंग क्या है, चेंज मतलब हम कहेंगे से वेरिएबल, ओके। ध्यान से देखो, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे, इस बार दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेंगे ना, फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था, कूलम्ब ने, तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू और क्यू नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज x, ओके। तो यहाँ पे x है, तो हमें क्या मिला, दोनों के बीच में डिस्टेंस x लिया और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा ना, तो ये फोर्स मिला इतना सा। और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, मतलब ये जो फोर्स लगे, ये फोर्स किसने लगा, इस चार्ज ने लगे इसके ऊपर, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन होंगी ये, ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे, फाइन। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं, इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। अगर हम फोर्स लगाएंगे और साथ में डिस्प्लेस भी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, और वर्क डन की वैल्यू कितना आना चाहिए, अभी भी जो लिखा था उतना से वैल्यू आना चाहिए, वही ये वैल्यू आते है कि नहीं वही देखना है हमें, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, ये जो केस है, इस केस में x डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होना मतलब चेंज हो रहा है, तो अगर x डिक्रीज होंगे तो f क्या होंगे, ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या होंगे, ये इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो x डिक्रीज होना यानी आप बोलोगे ये जो फोर्स है ये फोर्स इंक्रीज होंगे, यानी आप बोलोगे ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि x चेंज हो रहा है। सो अगर ये चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे कि दिस फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, ओके, वेरिएबल फोर्स, ओके। सो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन की फॉर्मूला है, वर्क डन हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन कितना होंगे। सो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ओके। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन की इंटीग्रेशन है फॉर्मूला में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ डाउट है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जो इंटीग्रेशन है क्यों आया, कहाँ से है, और जो वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, इसमें वर्क डन के फॉर्मूला अलग अलग होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, उसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, बाद में काम आएंगे आपको। देखो ऐसे समझो कि लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, लेट्स से 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओगे, लेट्स से इस फोर्स को हमने 100 न्यूटन कह दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे। वर्क की फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये है वर्क की फॉर्मूला। अगर इस डॉट को हटाओगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो वी कैन राइट fx cos थीटा। अभी थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल, किसका किसका बीच में, जिसका जिसका डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने f एंड x की डॉट प्रोडक्ट लिया, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड x। अभी देखो f की डायरेक्शन ये है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है। सो f एंड x आर इन द सेम डायरेक्शन, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। ऑपोजिट में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल 180 या 90, ठीक है। सो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होने से 0 डिग्री होंगे।
ओके तो यहाँ पे एफ एंड एक्स के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 0 डिग्री। अभी cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, आप जानते हो। सो हम लिख सकते हैं एफ एक्स cos 0 मतलब 1। तो वर्क की फॉर्मूला ये मिला, और यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 100 इंटू एक्स मतलब 2, तो बेसिकली 200 जूल लिखोगे, ठीक है। सो वर्क इस केस में हमें कितना मिला 200 जूल। क्या इस क्वेश्चन में इसमें जो फोर्स पहले लगा था बॉडी को, स्टार्टिंग में जो यहाँ पे फोर्स लगाया था, क्या ये फोर्स अभी चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो बेसिकली दिस फोर्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे 100 होंगे तो यहाँ पे भी 100 ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक 100 न्यूटन फोर्स लगे तो आप बोलोगे दिस फोर्स इज नॉट चेंजिंग, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। ओके, इजी है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज दिस फॉर्मूला, इजी है। तो अगर वेरिएबल फोर्स होंगे उसको हम लोग ऐसे एक सिचुएशन से देखते हैं कि लेट्स से एक कोई है, मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति है मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे है ना। तो इसने क्या किया, इन्होंने इसको फोर्स लगे, इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, लेट्स से 50 न्यूटन फोर्स लगाया, ओके। थोड़ी देर बाद ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मूव करेंगे। अभी देखो ये बुढ़ा मतलब बुजुर्ग व्यक्ति है, तो बुजुर्ग व्यक्ति की वजह से आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो बॉडी है इस बॉडी को इस तरह से पुश करेंगे, स्टार्टिंग में कितना फोर्स से 50 न्यूटन से, थोड़ी देर बाद थक जाएंगे वो। बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेंगे बॉडी, वो उतना फोर्स पहले जितना लगा था वो उतना फोर्स लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होंगे, फोर्स कम होते जाएंगे। आप ऐसे बोल सकते हो ये मतलब बिकॉज ऑफ हिज टायर्डनेस ये यहाँ तक जब मूव करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होंगे, यानी यहाँ पे 30 न्यूटन कह सकते हो, और यहाँ पे लेट्स से 20 न्यूटन हो गया फोर्स, फिर यहाँ पे लेट्स से 10 न्यूटन या 0 न्यूटन फोर्स हो गया, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट तक वो अच्छे से फोर्स लगा नहीं पाएंगे, एंड आप बोल सकते हो कि इस केस में फोर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा था फोर्स और लास्ट में फोर्स क्या हुआ, कम हो गया, ज़्यादा फोर्स लगा नहीं पाया, है ना। तो इस केस में जो फोर्स है दिस फोर्स इज डिक्रीजिंग, ओके। ये जो फोर्स है फोर्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, तो उसे हम कहेंगे चेंजिंग। चेंजिंग मतलब वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। सो इस केस में ये जो फोर्स मिला दिस फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, यानी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार। पहले जो ऊपर की केस था वहाँ पे कांस्टेंट था, चेंज नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन इस केस में फोर्स इज चेंजिंग। अभी देखो, सो फॉर ए वेरिएबल फोर्स इस केस में जो हम लोग वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन को कैसे लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक साथ नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक dx लिया सपोज, फिर यहाँ से यहाँ तक dx, फिर यहाँ से यहाँ तक dx, यहाँ से यहाँ तक dx। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने क्या किया, dx पे ब्रेक किया। इसका मीनिंग क्या है कि पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, फिर थोड़ा सा, इस तरह से धीरे धीरे करके डिस्प्लेसमेंट करता गया, ठीक है। सो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कुछ फोर्स लगा, उस फोर्स को लेट्स से F कह देते हैं। अभी F का वैल्यू बहुत सारे लिखना है ना, तो हम लोग नहीं लिखेंगे इस केस में, वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग F कह देते हैं, ठीक है। सो इसमें जो फोर्स लगे उस फोर्स को F कह दिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वर्क डन करेंगे दैट वर्क डन विल बी स्मॉल वर्क डन, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या, dx मतलब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम जो वर्क डन करेंगे दैट इज dw, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए अगेन dw वर्क करेंगे, फिर dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए अगेन dw वर्क। तो इस तरह से हम लोग dw वर्क डन करते जाएंगे। लेट्स कंसीडर यहाँ से यहाँ तक हमें लेट्स से 10 dx मिला, तो dw कितना मिलेंगे, 10 dw मिलेंगे, हर एक dx के लिए एक dw, तो 10 dw मिलेंगे यहाँ पे, यानी 10 स्मॉल वर्क मिलेंगे। dw क्या है, स्मॉल वर्क है। सो अगर आपको पूछे कि टोटल वर्क डन कितना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि dw प्लस dw प्लस इस तरह से 10 dw को प्लस करना होगा, ठीक है। यानी आप डायरेक्टली 10 इंटू dw लिख सकते हो, तो टोटल वर्क निकलना इस तरह से मतलब निकल सकते हैं, है ना। लेकिन क्या हमें यहाँ पे मालूम है, क्वेश्चन क्या है, क्या हमें यहाँ पे मालूम है कि 10 है या 100 dw है या 100 dx है, 10 dx है, कितना dx है हमें वो मालूम नहीं है,
लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे हमें कितना dw है dx है हमें नहीं मालूम। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ऐड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग इंटीग्रेशन की मदद लेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन की मदद लेना यानी आप बोलोगे कि एक dw को लेंगे, एक dw मतलब क्या लिखेंगे, एक dw मतलब वर्क की फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डॉट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर dw लेंगे वर्क तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट लेना होगा ना। सो dx इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर व्हिच वर्क डन इज स्मॉल वर्क डन, दैट इज dw। ओके, सो dw इज इक्वल टू एफ dx लिखा। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हम लिख सकते हैं dx और यहाँ पे cos थीटा। अभी देखो dx की डायरेक्शन ये है और फोर्स की भी सेम डायरेक्शन, सो बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में एंगल 0 होंगे। सो बेसिकली हम लोग सीधा एफ dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, dw इज इक्वल टू दिस मच मिला। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए, अभी इस सिचुएशन के लिए तो मिल गया, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये है बेसिक फॉर्मूला, है ना। सो अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक dw को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क डन कैसे मिलेंगे, जितना भी dw है सबको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना है, ठीक है, सम अप करना है। सो जितना भी dw है सबको ऐड करना है, सम अप करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन मतलब सब dw को हमने ऐड किया, ओके, सम अप किया। सो dw को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेंगे, टोटल वर्क डन w मिलेंगे। सो यहाँ पे dw की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, f डॉट dx, ओके। सो बेसिकली हमें क्या मिला, टोटल वर्क डन फॉर ए वेरिएबल फोर्स दैट इज इतना सा मिला। तो वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि ये फोर्स डिक्रीज हुआ, यानी आप बोलोगे फोर्स चेंज हुआ। अगर फोर्स चेंज होंगे तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स की केस के लिए जो वर्क डन की फॉर्मूला है ये है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने देखा ये फोर्स क्या है, ये फोर्स अभी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यानी चेंज हो रहा है फोर्स। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जब चार्ज यहाँ पे था तो x की वैल्यू इतना था, जब चार्ज यहाँ पे लेके आया तो x की वैल्यू कम हो गया। जब चार्ज यहाँ पे आएंगे, क्योंकि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है ना, जब चार्ज ऐसे लाओगे यहाँ तक लाओगे तो x की वैल्यू और कम होंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं x की वैल्यू डिक्रीजिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट ये f इंक्रीज होंगे, यानी f चेंज होंगे। सो इस f को हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन की फॉर्मूला इतना सा मिला, ठीक है, इजी है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन की फॉर्मूला ये है। तो अभी वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करने है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है। ये सब नोट करते जाना आप लोग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन की जो वैल्यू होंगे वो निकलना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं अभी। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फॉर ए वेरिएबल फोर्स वर्क डन इज दिस मच, ये फॉर्मूला है। तो ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेडब्ल्यू नीट हो या जो भी एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f dx, और यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे, cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इस तरह से लिख दिया। अभी देखो ये जो फोर्स है, यहाँ पे जो ये फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को मतलब क्यू नॉट को यहाँ से इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक लेके आए लेट्स से, तो यहाँ से जब हम यहाँ तक लेके आएंगे, वेरिएबल फोर्स है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके लेके आएंगे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे इस चार्ज को ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके आएंगे। तो बेसिकली हम लोग dx करके इस तरह से लेके आएंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जब लेके आएंगे, dx डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो हमें फोर्स लगाना होगा, यानी हम वर्क करेंगे, ठीक है। सो कितना वर्क करेंगे, dw वर्क करेंगे, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो स्मॉल वर्क डन करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन को हमने लिख दिया dw, ठीक है, इजी है। सो अभी dw का वैल्यू कितना है, dw का वैल्यू है दिस मच, ओके। सो हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रख सकते हो डायरेक्टली, dw इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं f डॉट dx, यानी f dx cos थीटा, ठीक है, वही लिखा हमने यहाँ पे, डायरेक्टली लिख दिया, फाइन। तो dw वर्क करेंगे। सो dw वर्क को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल वर्क डन w मिलेंगे, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसे देखो, हम लोग क्या करेंगे, dw वर्क को इंटीग्रेट करेंगे। dw वर्क क्यों मिला, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट किया। तो dw का मीनिंग क्या होंगे, dw का मीनिंग है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx, ओके, इस तरह से लिख दिया, ओके। तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल वर्क डन। अभी देखो यहाँ पे जो cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितना होंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड dx। तो dx की डायरेक्शन ये है ना, राइट टू लेफ्ट, और जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये है,
तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये है। सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, dx इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री, है ना? नहीं है, कितना, 180 डिग्री। अभी भी समझे, है ना? तो 180 डिग्री कब होंगे, जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इस केस में हमने देखा dx की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों ऑपोजिट में है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे और cos 0 की वैल्यू कितना है, दैट इज 1, है ना? गलत हुआ ये, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना लिखना होगा, यहाँ पे 180 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि f एंड dx दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे 180 cos 180 का वैल्यू कितना है, cos 180 का वैल्यू -1, तो माइनस को आगे लिख देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं f dx। क्लियर है, इजी है। अगर यहाँ तक समझ में आए, बाकी आपके लिए आसान है, एकदम पानी पानी कह सकते हो। तो यहाँ पे cos 180 का वैल्यू -1 है, इसको आगे लेके आए तो हमें क्या मिला, f dx मिला। सो f क्या है, f इज नथिंग बट दिस फोर्स। तो f की जगह पे हम लोग इस फोर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्टली, f इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k q नॉट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। सो वर्क डन की वैल्यू हमें कितना मिला, इतना सा मिला अभी तक। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर लेके आना है। सो k इज ए कांस्टेंट, k क्यों कांस्टेंट है, k की वैल्यू एक है ना, दैट इज 9 × 10⁹। क्या वो वैल्यू कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। सो k की वैल्यू कितना है, k की वैल्यू है 9 × 10⁹। इसको हम लोग 1/4πε भी लिख सकते हैं। तो क्या ये वैल्यू कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बेसिकली हम कह सकते हैं k इज कांस्टेंट। तो k को बाहर लेके आना होगा ना कांस्टेंट को। फिर यहाँ पे q कांस्टेंट है कि नहीं, ये जो q है, क्या इस q को आपने चेंज किया, नहीं किया, और q नॉट को चेंज किया, नहीं किया। सो बेसिकली दे आर कांस्टेंट, ओके, चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग कांस्टेंट को यानी q नॉट को बाहर लेके आएंगे और अंदर क्या रहेंगे, x स्क्वायर और यहाँ पे dx से, ठीक है, यहाँ तक इजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, ये जो इंटीग्रेशन किया हमने, कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेशन, जहाँ से चार्ज को लेके आया, जहाँ तक लेके आया वहाँ से वहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन्फिनिटी से, इस पॉइंट से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से हम लोग कहेंगे a तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी टू a, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिखने से गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि a क्या है, a इज नथिंग बट द नेम ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है a। तो यहाँ पे इन्फिनिटी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इन्फिनिटी। नीचे लिखा है इन्फिनिटी मतलब नीचे डिस्टेंस लिखा, ऊपर क्या लिखा, ऊपर पॉइंट का नाम लिख दिया, ऐसे तो गलत हो जाएंगे ना। नीचे डिस्टेंस लिखा, ऊपर पॉइंट ए लिखा, मतलब पॉइंट का नाम लिखा, तो ये गलत हो जाएंगे। सो फॉर दैट हमें क्या करना होगा, ऊपर भी डिस्टेंस लिखना होगा। सो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट कहाँ पे है, आर डिस्टेंस पे है कि नहीं। सो हम लोग आर लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी से a तक करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कुछ डाउट है मैं समझा रही, तो एक ट्रिक है, देखो ये नंबर लाइन है, इसको हमने 1 कहा, इसको 2 कहा, ठीक है, इसको 0 कहा। लेट्स से आपने यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इतना सा डिस्टेंस जो गया, आप कैसे लिखते हो इसे, आप लिखोगे 2 - 1 है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, 2 - 1। आप ऐसा भी कह सकते हो, सपोज आप यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट का नाम है सपोज a, इस पॉइंट का नाम है सपोज b, ठीक है। आपने b से a तक है, तो अगर इंटीग्रेशन लोगे, क्या आप ऐसे लोगे, b to a लोगे। b to a लेना मतलब क्या हुआ, b to a मतलब b पॉइंट से a तक है। लेकिन b पॉइंट का जो डिस्टेंस है, b पॉइंट का डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक b पॉइंट कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। सो 2 डिस्टेंस दूरी पे है, 2 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। सो b पॉइंट की जो डिस्टेंस है वहाँ पे, यहाँ पे वो b पॉइंट की डिस्टेंस लिखना होगा, ठीक है, दैट इज 2 लिखना होगा। और यहाँ पे कहाँ तक है, 1 तक, तो a तक आया ना, a मतलब a पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से, दैट इज 1, तो हम लिखेंगे 1 मीटर। तो 2 मीटर से 1 मीटर तक है, तो नीचे भी डिस्टेंस है, ऊपर भी डिस्टेंस है। तो बेसिकली आपने कहाँ से कहाँ तक है, b से a तक, b पॉइंट से a पॉइंट तक, इसका मतलब 2 मीटर से 1 मीटर तक है आपने, ठीक है। सो लिमिट पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, डिस्टेंस लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। x मतलब क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट पे भी डिस्टेंस लेना होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो इस केस में ये इसे सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, -k q नॉट, फिर इन्फिनिटी टू r लिखा, फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -2 और यहाँ पे dx लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे उसके लिए देखो आप, इजी है इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, आप जानते हो ये फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n है सपोज, और यहाँ पे dx है, इसका वैल्यू कितना आएंगे, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये तो है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन की, इजी।
तो अगर मैंने सपोज n की जगह पे 2 लिया तो उस केस में हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा x टू द पावर 2 + 1, n की जगह पे 2 लिखा तो यहाँ पे 2 + 1 लिखना होगा, है कि नहीं। अगर इस बार सपोज मैंने लिमिट लगाया, ठीक है, तो लिमिट लगाने पर क्या होंगे, सपोज यहाँ पे लिमिट लगाया, कुछ 2 लिखा और 1 लिख दिया लिमिट, ठीक है, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो लिमिट यहाँ पे a लिखा और यहाँ पे लिमिट b लिखा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना होगा। तब क्या होंगे, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, नीचे a लिखेंगे और यहाँ पे b लिखेंगे, तो यहाँ पे x टू द पावर 3 होंगे, नीचे 3 होंगे और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे। क्लियर है। तो अगर लिमिट होंगे तो ब्रैकेट लगाना होगा इस तरह से, अगर लिमिट नहीं होंगे तो डायरेक्ट लिख दो, है ना। तो अभी ये जो ब्रैकेट है इसको ब्रेक करने की जो रूल है दैट इज x की जगह पे हम लोग पहले b लिखेंगे फिर हम लोग a लिखेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, b लिखेंगे और ये क्यूब हो जाएंगे ना, फिर नीचे 3 है, एक माइनस लगाएंगे, इस बार x की जगह पे a लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्यूब है 3 एज इट इज और यहाँ पे नीचे 3 है, ठीक है। सो ये आ गया वैल्यू। सो लिमिट को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, x की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर x की जगह पे लोअर लिमिट, नीचे की जो लिमिट है वो लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट n होंगे ना, यहाँ पे जो n है तो n इज -2 इस केस के लिए। तो इसको इंटीग्रेट करना है, हम लिखेंगे q0 और यहाँ पे इंटीग्रेट करने पर आएंगे -2 + 1 और यहाँ पे -2 + 1 इस तरह से आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिमिट है सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना होगा। सो यहाँ पे नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट इन्फिनिटी और यहाँ पे अपर लिमिट r लिखेंगे, ठीक है। इजी है, 2 बार प्रैक्टिस कर देना, अभी करो प्रैक्टिस, वीडियो को पॉज करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं q0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x टू दी पावर -1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे r लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो अभी मैं इसको मिटा दूँ, ओके, आप लोग नोट करके रखना। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह है वर्क डन। तो इस वर्क डन को हमने, ये जो वर्क डन है ये वर्क डन कब मिला था, जब हमने इन्फिनिटी से a तक लाया था, तो वर्क डन को हमने लिखा इन्फिनिटी टू a, ओके। सो इसको यहाँ पे इन्फिनिटी टू a भी लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो ये हमें मिला वर्क डन इन्फिनिटी से a पे जब लाया था, ओके। तो अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो माइनस है अगर इस माइनस को बाहर लेके आओगे इससे ये मल्टीप्लाई होंगे, होने के बाद ये 1 होंगे, है ना, मतलब प्लस होंगे। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होंगे q0, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट x टू द पावर -1 और यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी है और यहाँ पे r है, ठीक है। सो नीचे के जो माइनस है इसको एडजस्ट कर दिया, प्लस हो गया, इजी। तो अभी रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, देखो q0 और यहाँ पे x टू द पावर -1 मतलब इसको 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे r लिख दिया, ओके। तो अभी हम लिखेंगे q0, अभी रूल के हिसाब से x की जगह पे पहले हम r को रखेंगे, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह पे इन्फिनिटी लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अभी 1/∞ का वैल्यू कितना है, 1/∞ इज नथिंग बट 0, ठीक है। सो ये 0 हो जाएंगे 1/∞। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि q0 और यहाँ पे 1/r है ना, सो r को नीचे लिख दो। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू a, उसका वैल्यू हमें इतना सा मिला, ठीक है, वही मिलना चाहिए था हमें, हमने देखा था, ओके। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इसका वैल्यू कितना मिला, q0 डिवाइडेड बाय r मिला, ओके, इजी है। तो अभी हमें क्या करना है, फाइनल फार्मूला इसमें आना है ना। तो इस फार्मूला को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी। तो हमें क्या करना है, इस फार्मूला पे आना है यहाँ से, ओके। सो VA की फार्मूला पोटेंशियल एट पॉइंट A, इसका फार्मूला क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय q0। तो अभी वर्क डन की वैल्यू कितना मिला, q0 डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय q0 मिला, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, q0 को कैंसिल आउट करेंगे, q डिवाइडेड बाय r लिखेंगे। सो हमें क्या मिला, VA यानी पोटेंशियल एट पॉइंट A, ओके। सो पोटेंशियल एट पॉइंट A यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ये था चार्ज, यहाँ से हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया A पॉइंट, इसमें जो पोटेंशियल है VA और इस VA की वैल्यू कितना मिला हमें, kq/r मिला, ठीक है। यही हमने डिराइव किया, इजी है, ओके। सो यहाँ तक ये, मतलब और कुछ है नहीं ज़्यादा। हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पूछा गया था JEE मेन में, ठीक है। सो JEE मेन 2024 में पूछा गया था, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो एक बार खुद ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है।
सो आप लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 50। ओके, सो Z की वैल्यू हमें 50 दे के रखा। फिर बोला ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितना है 9 × 10⁻13। ओके, ये दे के रखा और इस सेंटीमीटर में, इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे 9 × 10⁻13। 1 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है, दैट इज 10⁻² मीटर। ओके, सो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻² मीटर लिखेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 10⁻15 और यहाँ पे मीटर। तो आर यानी जो रेडियस है उसका वैल्यू इतना सा हमें दे के रखा। फिर बोला गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन उसको क्यू कह दिया। लेट्स से दिस इज 1.6 × 10⁻⁹ ये मालूम है, क्वेश्चन में देकर रखा है ना, कूलम्ब। ओके, सो प्रोटॉन की चार्ज, एक प्रोटॉन की चार्ज इतना सा है, इलेक्ट्रॉन की जितना होंगे उतना ही होंगे। प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव में लेंगे, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव में, आप जानते हुए। अभी देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि सपोज लेट्स से ये एक एटॉम है, ठीक है, और एटॉम के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, है कि नहीं, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप एटॉम को ब्रेक करोगे यू विल गेट टू थिंग, वन इज इलेक्ट्रॉन, अनदर इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस को ब्रेक करने पर हमें मिलेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन के पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, यानी इसके पास चार्ज है ही नहीं, ठीक है। फिर ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। सो न्यूक्लियस के अंदर, ये सपोज एक न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में हमें बोला कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सरफेस होंगे, तो ये सरफेस है, तो न्यूक्लियस के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होंगे वो फाइंड आउट करने दिया। सो न्यूक्लियस के सरफेस पे पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेंगे, चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, चार्ज है। चार्ज कहाँ पे है, प्रोटॉन के अंदर, है ना, क्योंकि प्रोटॉन है, यहाँ पे कितना प्रोटॉन है, Z मतलब क्या है, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z की वैल्यू। ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है, 50 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 50 प्रोटॉन की कुछ चार्ज होंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर एक प्रोटॉन की चार्ज कितना है, एक प्रोटॉन की चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 50 प्रोटॉन की चार्ज कितना होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 50 कर दो, है कि नहीं, तो आंसर कितना आएंगे, 80 × 10⁻⁻19 कूलम आएंगे, ठीक है। सो इसको, इस जीरो को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो यू कैन राइट इट एज 10⁻⁻18 कूलम लिख सकते हो। सो बेसिकली 50 प्रोटॉन की चार्ज कितना आया, इतना से आया, ठीक है। अभी ये 50 प्रोटॉन है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अगर इस न्यूक्लियस को हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस की सरफेस पे हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन की चार्ज है ही नहीं, सो न्यूट्रॉन को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सो यहाँ पे अंदर क्या है, प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है, 50 प्रोटॉन, और ये जो 50 प्रोटॉन है, इस 50 प्रोटॉन में चार्ज कितना है उसको कह दिया क्यू, यानी इतना सा है, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो प्रोटॉन है कितना, 50 प्रोटॉन, और 50 प्रोटॉन की चार्ज कितना है, 8 × 10⁻⁻18 कूलम। ओके, क्लियर है। अभी देखो ये जो चार्ज है, इतना सा चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है, r डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल, यानी सरफेस पे पोटेंशियल। ये r क्या हुआ अभी, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब स्फेरिकल शेप में होंगे, तो ये जो r है दिस इज द रेडियस, और रेडियस की वैल्यू हमें देकर रखा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज KQ/R लिखोगे, ठीक है। एक चार्ज है, चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें पोटेंशियल मिलेंगे, फॉर्मूला KQ/R है। ओके, तो यहाँ पे हमने वही पोटेंशियल की फॉर्मूला लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे जो K है, K का वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁻9, फिर यहाँ पे Q मतलब क्या है, यहाँ पे जितना चार्ज है दैट इज 8 × 10⁻⁻18 लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे, R की वैल्यू। ओके, R की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁻15। ओके, 9 × 10⁻⁻15 लिखेंगे। अभी रूल के हिसाब से 9 कैंसिल आउट होंगे ना, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 8 × 10⁻9 और यहाँ पे -18, इट विल बिकम -9 इंटू ये 15 ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं +15। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 8 × 10⁻6 विल बी द आंसर, और यहाँ पे पोटेंशियल निकाला ना, ये पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है, फॉल्ट है, तो यहाँ पे फॉल्ट लिख देना, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन में पूछा था कि ये एक न्यूक्लियस है,
है ना, ये एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस को हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए। सरफेस पे पोटेंशियल क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है, 50 प्रोटॉन है, तो 50 प्रोटॉन में यहाँ पे कितना चार्ज होंगे, इतना सा चार्ज होंगे। सो इतना सा चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूरी पे सरफेस पे हमें पोटेंशियल कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है। इस इक्वेशन है, तो आप लोग इसे नोट करके रखो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है और जो JEE की PYQ है वो सब सॉल्व करेंगे। आप लोग देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और क्या करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।